drama. Coming out and send you to your mama. Whip the drop your body in place till the sun's out. अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं अपन कि ये एक्चुअल में है क्या, और अपन इस थ्योरी के अंदर, इस सिद्धांत के अंदर अपन किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट तो अपन यही क्लियर करते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। ठीक है ना। व्हीट स्टोन जो ब्रिज है एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है, यानी जो व्हीट स्टोन सेतु है, ये क्या है, तो ये है 4 रेजिस्टेंस का एक व्यवस्था है, 4 प्रतिरोधों का एक विशेष प्रकार की क्या है, ये एक व्यवस्था है। ठीक है ना। क्या बोला हमने, व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, तो इसमें से 4 रेजिस्टेंस होंगे, 4 प्रतिरोध लिए जाएंगे इसमें। ठीक है ना। मतलब इस ब्रिज को बनाने के लिए क्या किया जाता है, 4 रेजिस्टेंस लिए जाएंगे और उन्हें एक विशेष व्यवस्था में, एक स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब उसका एक व्यवस्था बनाया जाएगा, एक विशेष व्यवस्था में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। मतलब या ये बोल सकते हो कि उनको एक विशेष तरीके से क्या किया जाता है, व्यवस्थित की जाती है विशेष व्यवस्था, या आप ये बोल सकते हो कि 4 रेजिस्टेंस का एक स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है ना। एक स्पेशल अरेंजमेंट बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर, या एक स्पेशल ऑर्डर। क्लियर। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं, मतलब कि डायग्राम वायग्राम सब बना के। पहले ऊपर की बात कर रहे हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। ठीक है ना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस लिए जाएंगे, 4 प्रतिरोध लिए जाते हैं और उन चारों रेजिस्टेंस को एक स्पेशल ऑर्डर में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया जाता है। उसी स्पेशल अरेंजमेंट को या उस स्पेशल व्यवस्था को, विशेष व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, 4 प्रतिरोधों के उस विशेष व्यवस्था को क्या कहा जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। क्लियर हो गया, कोई डाउट। अब ये विशेष व्यवस्था थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये स्पेशल अरेंजमेंट आखिर है कैसा, उन 4 रेजिस्टेंस को कैसे अरेंज किया जाता है, या व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या क्या चीजें होती हैं। तो समझना, इन 4 रेजिस्टेंस को रखने, मतलब अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 साइड लेते हैं, 4 भुजाएं लेते हैं। जैसे आप क्या कर लो, रेक्टेंगल ले लो, यानी आयत ले लो, या स्क्वायर ले लो, वर्ग ले लो। तो उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं। तो उन 4 भुजाओं, किसी भी वर्ग के, जैसे अपन क्या कर लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। समझना, थोड़ा सा अच्छे से समझना कि ये किस तरीके का अरेंजमेंट है इसके अंदर, मतलब कि व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे बनाया जाता है। क्लियर, इसकी व्यवस्था क्या है। तो ये हमने क्या कर लिया, एक हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, समझना इसको कैसे व्यवस्थित किया जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज को। तो इसमें क्या किया जाता है, एक स्क्वायर ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक स्क्वायर ले लो या रेक्टेंगल ले लो। ठीक है। इसमें क्या होंगे, इसकी 4 साइड हैं। जैसे ये मान लो A B C D, इनकी 4 भुजाएं कौन कौन सी, A B B C C D और D है। ठीक है ना। तो स्पेशल अरेंजमेंट क्या है कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, वर्ग या आयत के चारों भुजाओं में अपन को 4 रेजिस्टेंस लगाने होते हैं। हमने क्या बोला, 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था, 4 रेजिस्टेंस का एक स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है। अब हम ये समझ रहे हैं कि इन 4 रेजिस्टेंस का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का होता है, कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो अपन को क्या लेना है, एक स्क्वायर ले लेना है, या आपको एक रेक्टेंगल ले लेना है। तो हमने एक स्क्वायर ले लिया ABCD। अब इसके चारों साइड पर हमें, इनकी चारों भुजाओं में हमें एक एक क्या करना है, रेजिस्टेंस लगा लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। इनके चारों प्रतिरोधों, चारों भुजाओं में हमें क्या करना है, चारों साइड में एक एक रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है। इन रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं, मान लेता हूँ ये रेजिस्टेंस P है, ये रेजिस्टेंस Q है, ये रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस S लगा है। ठीक, क्लियर। 4 रेजिस्टेंस हो गए अपने पास, P Q R S, कोई दिक्कत। ठीक है ना। तो इन चारों रेजिस्टेंस को कहाँ अरेंज किया जाता है, कहाँ व्यवस्थित किया जाता है, तो जो आप स्क्वायर या रेक्टेंगल ले रहे हो उनके भुजाओं में, यानी उनकी साइड्स में क्या किया जाता है, उन रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। ठीक। उसके बाद क्या करना है अपने को, ये जो इनका डायगोनल है, विकर्ण AC और BD दिख रहा है, 2 डायगोनल AC, एक डायगोनल ये AC और एक डायगोनल BD। डायगोनल तो पता ही होगा ना किसको कहते हैं, विकर्ण।
अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, सम्मुख शीर्ष को जो मिलाने वाली लाइन होती है, जो जोड़ने वाली रेखा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल, विकर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो डायगोनल, एक AC है और दूसरा BD, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डायगोनल BD आपको दिख रहा है, ये BD, इस डायगोनल में आपको क्या लगाना है, एक गैल्वेनोमीटर लगाना है। क्या लगाना है, एक गैल्वेनोमीटर लगाना है। अब ये क्या होता है गैल्वेनोमीटर, तो एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो होने का आइडेंटिफाई करता है, मतलब पहचान कराता है कि उस मतलब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और साथ ही साथ वो क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या बताता है, अब ये क्लियर हो गया ना कि गैल्वेनोमीटर से क्या बताता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर फ्लो हो रहा है तो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये बताने का काम कौन करता है, गैल्वेनोमीटर। तो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसमें आप क्या लगा लो, गैल्वेनोमीटर लगा लो, तो इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, जैसे करंट इधर साइड जा रहा है मान लो A से B की तरफ, तो इसका नीडल जो है वो किधर साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, A से B की तरफ चला जाएगा। और अगर करंट B से A की तरफ आ रहा होगा तो इसका नीडल जो है वो B से A की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से, और अगर ये डिस्प्लेस नहीं होता, ये अपने इसी स्टेट में अगर रहा आता है, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। आई बात समझ में। यानी गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या बताता है, करंट की पहचान करता है कि उस इलेक्ट्रिक करंट, उस किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर उस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये बताने का काम करता है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो गैल्वेनोमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी अपना प्रतिरोध होता है जिसका रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब इसी डायगोनल में अपन को क्या लगा लेना है, एक स्विच लगा देना है। ये अपन स्विच लगा देंगे, ठीक है ना, क्विंटी। अभी ये एक डायगोनल में क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर फिट हो गया। अब जो दूसरा अपने पास डायगोनल है, यानी ये जो AC है, ये जो डायगोनल है AC, इस डायगोनल में हमको क्या करना है, एक बैटरी अरेंज करना है। क्या करना है अपने को, एक बैटरी लगाना है, ठीक है, जिसके मदद से क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। और एक स्विच आपको यहाँ पे भी लगाना है बैटरी के पास। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी 4 रेजिस्टेंस का स्पेशल अरेंजमेंट, 4 प्रतिरोधों का एक विशेष व्यवस्था। ठीक है ना। तो ये व्यवस्था समझ में आ गई कि क्या है, यानी आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर लेना, उसके चारों साइड पे आपको एक एक क्या कर देना, रेजिस्टेंस लगा देना। इसके 2 डायगोनल, एक डायगोनल में आपको गैल्वेनोमीटर लगाना है और दूसरे डायगोनल में आपको क्या करना है, बैटरी लगाना है। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा, जैसे ही आप इसमें जो करंट वगैरह फ्लो होगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। बैटरी के प्लस साइड से करंट क्या होगा, पास होकर निकलेगा। अब यहाँ से करंट जाते हुए यहाँ से आएगा, और जैसे ही करंट क्या होगा आपका यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया, बट गया ना। और जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है, तो करंट भी क्या हो जाता है, बट जाता है। तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, मान लो ये करंट I1 चला गया, और इस डायरेक्शन में करंट जो है वो क्या चला गया, I2। क्लियर, ठीक है ना, समझ गए। अब जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा, ये I1 वाला यहाँ से फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस I1 का कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर आ जाएगा। तो मान लेता हूँ कि इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है वो क्या है, I3 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, I3। क्लियर, मतलब ये जो बैटरी था, इस बैटरी से जो I करंट आ रहा है वो यहाँ पे मान लो जैसे ही पॉइंट A पे पहुंचा, तो इस पॉइंट से 2 इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया, बट गए। तो कुछ ये मेन करंट I जो है वो 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1 और I2 मान लेता हूँ। मतलब इस वाले इलेक्ट्रिक सर्किट से I1 करंट पास होगा और इस वाले इलेक्ट्रिक सर्किट से I2 करंट। अब I1 जैसे ही यहाँ पॉइंट B पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे फिर से 2 रेजिस्टेंस, दो सर्किट फिर से बट गए। तो यहाँ से I1 जो है वो फिर से I1 जो है वो 2 भाग में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मान लेता हूँ BC में से I3 करंट जा रहा, और ये BD डायगोनल में गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट क्या है, IG। मान लेता हूँ गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है वो कौन सी करंट जा रही है, IG। गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट को IG से रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है ना। अब ये I3 यहाँ पहुंचेगा, IG इधर पहुंचेगा और I2 इधर। देखो अब ये IG और I2 जब इधर D में आएंगे, ये दोनों मिलके फिर D से C की तरफ जाएंगे। तो यानी कि अपन मान लेते हैं यहाँ से जो I1 हो गया, ये I2 हो गया, उधर I3 गया, फिर ये I2 और I2 मिलके वापस D से C की तरफ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो अब देखो ये सारे जितना करंट इधर से बट के इधर साइड पूरे हाथ से गया, फिर ये सारे करंट इधर से मिलके वापस जितना करंट इधर से गया था, इधर से वापस वो पूरा I करंट निकल के आ जाएगा।
तो इस तरीके से इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब करंट जो होती है वो पूरी क्या होती है, बटती है हर जगह, और लास्ट में सी से वापस उतना ही मात्रा में, जितनी मात्रा में इधर से करंट जाती है उतनी मात्रा में करंट इधर से लास्ट में निकल आती है। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, 4 रेजिस्टेंस का एक स्पेशल अरेंजमेंट और उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो समझ लिया अपन व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अब बात ये आती है कि अपन लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे क्यों, मतलब इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना, मतलब इसमें ये अपन किस चीज़ के बारे के, मतलब किस चीज़ के बारे में अपन को इसमें पढ़ना है, या ये ब्रिज जो है वो किस चीज़ के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो 4 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं ना, इन चारों रेजिस्टेंस में से 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता रहेगी और चौथे रेजिस्टेंस का हमें इसमें से क्या करना होगा, वैल्यू निकालना होगा। मतलब अपन किसी भी रेजिस्टेंस का, व्हीटस्टोन ब्रिज अपन पढ़ेंगे क्यों, तो अपन व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यानी कि विद्युत उपकरण का, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यानी कि विद्युत जो उपकरण होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यानी विद्युत उपकरण जो होता है उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यानी विद्युत उपकरण का रेजिस्टेंस ज्ञात कर, मतलब निकालने का ये इसका काम होता है। मतलब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यानी विद्युत उपकरण का क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोध को ही निकालने का क्या है, ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आपको 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इन 4 में से 3 रेजिस्टेंस पता रहेगा और जिसका निकालना है हमको वो चौथा रेजिस्टेंस कोई रहेगा इसमें से, ठीक है ना। तो 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस में से कोई भी 3 पहले से पता रहेगा और जो चौथा वाला है उसके बारे में हमें नहीं पता रहेगा, उसका रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो अपन उस चौथे रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस या चौथे उपकरण का रेजिस्टेंस जो है वो इस व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी जिसका भी हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा तो इसमें 3 रेजिस्टेंस तो ऐसे रहेंगे जो पहले से पता रहेंगे और वो पहले से लगा रहेगा। अपने को जिसका निकालना होगा उसका उस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को इसके चौथे साइड में क्या करेंगे, लगा देंगे और फिर जो भी इसका नियम है, जो भी इसका डेरिवेशन है उसकी मदद से हम इस चौथे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जो भी अननोन रेजिस्टेंस होगा उसका आप रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अपन व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक्चुअली में पढ़ते क्यों हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का रेजिस्टेंस फाइंड करने का, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ये एक स्पेशल अरेंजमेंट दिया गया है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या सिद्धांत है और अपन इसकी मदद से कैसे क्या करेंगे, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका प्रिंसिपल समझिए थोड़ा सा, इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी कि इसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत ये है, इसमें ये कहा जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या बोला हमने, कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है जब वो क्या हो, बैलेंस स्टेट में हो, किसमें हो, बैलेंस स्टेट में। अभी इसका सब डेरिवेशन करेंगे और प्रूफ भी करेंगे, जो भी इसका प्रिंसिपल है उसको प्रूफ भी करेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये सिद्धांत जो है वो क्या है और ये सिद्धांत कब लगता है। ये नहीं कि हर समय इसका प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, उसका भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है, बैलेंस स्टेट, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपका है वो जब क्या हो, संतुलित अवस्था में हो। कैसा हो, संतुलित अवस्था में हो। कौन, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो कौन से स्टेट में हो, बैलेंस स्टेट में हो, तब इसका एक प्रिंसिपल दिया गया है। लेकिन उसके पहले अपन ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में बैलेंस स्टेट है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस स्टेट में होता है, तो क्या किया जाता है, जैसे अभी अपन ने ये जो करंट का अरेंजमेंट पढ़ा है, तो यहाँ पे जो 4 रेजिस्टेंस हैं, तो चौथा वाला तो अपने को पता नहीं रहेगा, उसको तो अपन को निकालना रहेगा। बाकी के जो 3 हैं उनको अपन के वहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस रखा जाता है जिनका अपने को पहले से वैल्यू पता हो। तो यहाँ पे इस प्रकार के रेजिस्टेंस रखे जाते हैं, यानी ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं, चौथा पहले से लगा दिया जाएगा जिसका निकालना होता है। अब बाकी के 3 बाद में क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, लेकिन उन तीनों का रेजिस्टेंस पहले से पता रहता है। तो हमें वो वाले रेजिस्टेंस लेने हैं, यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस व्यवस्थित करना है, ऐसे प्रतिरोध लगाने हैं कि जब अपन ये सारे स्विच ऑन करेंगे तो जो आपका ये जो गैल्वेनोमीटर वाला जो सर्किट है, यानी डायगोनल बीडी वाला जो सर्किट है, इसमें से
करंट जो है वो पास ना हो रहा हो, यानी गैल्वेनोमीटर से होकर जाने वाला करंट जो है वो क्या हो, जब जीरो हो। ये होता है, मिलता है, लेकिन वो हर रेजिस्टेंस में नहीं मिल जाता है। एक विशेष प्रकार का रेजिस्टेंस लगाया जाता है, वो व्यवस्थित किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ कितना यहाँ पे रेजिस्टेंस अपन जिसका भी फाइंड करना है उसको रखते हुए बाकी के यहाँ पे जो 3 रेजिस्टेंस लगाए जाएंगे वो कितने वैल्यू वाले अपने को यहाँ रेजिस्टेंस लगाना है जिसके कारण इसमें से करंट फ्लो ना हो रहा हो। जब ऐसा कंडीशन मिल जाएगा तभी इसका जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो पाएगा, समझ में है। तो वो कंडीशन क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करने का वो कंडीशन ये है कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस स्टेट में यानी संतुलित अवस्था में होना चाहिए। तो संतुलित अवस्था, व्हीट स्टोन ब्रिज का संतुलित अवस्था या उसका बैलेंस स्टेट कहते किसको हैं, तो इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर से करंट जब पास ना हो रहा हो तो इसका बोला जाता है कि जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है यानी कि जो व्हीट स्टोन सेतु है वो क्या है, बैलेंस स्टेट में। आगे बात समझ में। तो अब जब ये बैलेंस स्टेट में आ जाएगा तब क्या कहा जाता है, यानी इसका व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो वो प्रिंसिपल ये है कि जब व्हीट स्टोन ब्रिज अपने बैलेंस स्टेट में होगा तब जो आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल यानी जो चतुर्भुज है, ये जो 4 साइड का जो चतुर्भुज है, तो इसमें जो कंजुगेट साइड है, कौन से कंजुगेट साइड से जो है, यानी कि जो इसमें कंजुगेट साइड हैं उनके प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है, रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या बोला हमने, जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, P और Q का जो रेशियो है वो R और S के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। ये है प्रिंसिपल इसका, ठीक है ना। ये क्या प्रिंसिपल है, क्या बोला, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या अप्लाई हो रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है। इन्होंने क्या बोला कि जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में होगा यानी गैल्वेनोमीटर से जब करंट पास नहीं हो रहा, मतलब यहाँ स्विच ऑन है, यहाँ से करंट निकल रहा, इन चारों रेजिस्टेंस में जा रहा, बट इसमें नहीं जाएगा। वो एक स्पेशल केस होता है कि यहाँ पे अपने को ऐसे रेजिस्टेंस लगाने होते हैं कि वो इस कंडीशन में आ जाए, समझ गए। तो जब इस कंडीशन में आ जाएगा तब अपन इसका ये वाला कॉन्सेप्ट यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का यानी व्हीट स्टोन सेतु का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल है क्या, तो क्या बोला, व्हीट स्टोन ब्रिज जब संतुलित अवस्था में आ जाए तब जो हमारा जो चतुर्भुज है उनके संलग्न भुजाओं का क्या, चतुर्भुज के जो संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न भुजाओं यानी कि कंजुगेट साइड, कंजुगेट जो साइड्स हैं इनके कंजुगेट साइड के रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध दो का जो अनुपात है यानी जो रेशियो है, अनुपात यानी कि जो रेशियो है वो क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। यही इसका क्या प्रिंसिपल है, समझ में आया। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या बोला कि जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में हो, संतुलित अवस्था में, यानी कि गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट जब जीरो हो, तो उस स्टेट में उसके जितने भी संगत भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों का जो अनुपात है कंजुगेट साइड के रेजिस्टेंस का जो रेशियो है क्या होगा, बराबर। यहाँ पे कंजुगेट साइड किसको बोला जाता है, पहले तो ये क्लियर रखना कि कंजुगेट साइड यानी संलग्न भुजाएं किसे कहते हैं। तो ऐसी दो भुजाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, जैसे अगर अपन कौन सी भुजा यानी साइड लेते हैं ए बी, तो ए बी से कौन कौन सी साइड जुड़ी है, ए डी भी जुड़ी है और ए बी से बी सी भी जुड़ा है। तब कोई भी दो कंजुगेट साइड पकड़ो, ए बी अगर ले रहे हो तो ए बी के साथ या तो बी सी ले लो या फिर ए बी के साथ ए डी ले लो। तो इस वाले पॉइंट में हमने क्या ले रखा है, इस वाले पॉइंट में हमने क्या ले रखा है, कौन सा, कंजुगेट साइड ए बी और बी सी। तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो पी और क्यू का रेशियो, बाकी के जो दो कंजुगेट साइड बचे हुए हैं उनके रेजिस्टेंस का रेशियो यानी आर और एस के रेशियो के बराबर होता है। अगर आप कंजुगेट साइड मान लो ए बी और ए डी लेते हो, क्या लेते हो, ए बी और ए डी, तो इनका रेजिस्टेंस क्या है, पी और आर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि इनका ए बी और ए डी कंजुगेट साइड यानी संलग्न भुजाएं ए बी और ए डी के प्रतिरोध का अनुपात, बाकी के जो दो कंजुगेट साइड बचे हैं यानी कौन बचा है, क्यू और एस बचा हुआ है, तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी आप पॉइंट इसमें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर हो गया, कोई डाउट कि व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या और अपन लोग इसको पढ़ेंगे क्यों, व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, ठीक है ना। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट क्या होता है, कैसा होता है, ये पूरा डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है ना। फिर बात आती है व्हीट स्टोन ब्रिज अपन लोग पढ़ेंगे क्यों, तो वो क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो हो गया।
फिर उसके बाद आता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो पहले प्रिंसिपल समझने से पहले ये प्रिंसिपल अप्लाई कब होगा उस चीज़ को ध्यान रखना है। ये प्रिंसिपल कब अप्लाई होगा, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में हो। तो अब बात आती है कि बैलेंस स्टेट पता होना चाहिए कि बैलेंस स्टेट किसे कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में कब होता है या किस कंडीशन को कहा जाता है। तो जब उसमें लगे हुए गैल्वेनोमीटर वाले सर्किट से करंट पास ना हो रहा हो तो वो बैलेंस स्टेट में होता है। फिर बैलेंस स्टेट में उसका सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। तो कंजुगेट साइड का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब इस प्रिंसिपल को अपन कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आप कोई भी दो कंजुगेट साइड पकड़ो, जरूरी नहीं कि आप P/Q बराबर R/S करो, कोई भी दो कंजुगेट साइड पकड़ो, किसी भी दो कंजुगेट साइड को पकड़िए और उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या करिए, बराबर करिए, दोनों सही। क्लियर हो गया। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का कौन मतलब कि प्रिंसिपल, सिद्धांत। अब अपन को व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत यानी जो प्रिंसिपल है, एक्चुअली में इसको हमें क्या करना है, डेराइव भी करने के लिए आता है कि इसको डेराइव करो। ये जो प्रिंसिपल आया है इस बैलेंस कंडीशन में, तो क्या ये प्रिंसिपल सही है कि नहीं है। हालांकि प्रिंसिपल तो सही है, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है, पर इसको डेराइव कैसे करेंगे अपन, इसको डेराइव भी करने के लिए आता है, इसको मतलब प्रूफ करने के लिए भी आता है कि इसको प्रूफ भी करो। ठीक है ना, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया। तो अब चलो इसको समझते हैं अपन कि इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। चलो अब समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ये जो अपन प्रिंसिपल पढ़े थे, क्या है प्रिंसिपल की कंजुगेट साइड यानी कि जो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अपन इसको क्या करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। कंजुगेट साइड यानी कि संलग्न भुजाओं के जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो अब इस चीज को समझते हैं। तो यानी कि इसको प्रूफ अपन करेंगे कैसे, तो इसको अपन लोग प्रूफ कैसे करेंगे, किरचॉफ के जो अपन लोग फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़े थे पिछले लेक्चर में, अपन लोगों ने किरचॉफ के दोनों नियम को क्या किया था, अच्छे से समझा था। अब उन्हीं दोनों नियम को हमें इस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है ना, समझना। तो कैसे अप्लाई करेंगे समझते हैं। तो सबसे पहले अपन किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं। क्या बोला हमने, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसको अप्लाई करना है। तो अब ये तो पता ही होगा ना कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किसके लिए होता है और कहाँ अप्लाई किया जाता है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किससे रिलेटेड है, करंट से यानी विद्युत धारा से रिलेटेड है। और कहाँ अप्लाई किया जाता है, उस पॉइंट पर जहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट जो है आके क्या हुए रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं यानी जंक्शन पर। तो इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज के इस पूरे अरेंजमेंट में अपन को दो पॉइंट पकड़ना है। एक पॉइंट ये हो गया बी और दूसरा पॉइंट हो गया डी। कौन कौन से पॉइंट अपने को पकड़ना है, पॉइंट बी और ये पॉइंट डी। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करोगे, क्या बोला था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ने कि मतलब कि जंक्शन पर आने वाले जितने भी करंट होते हैं उस जंक्शन से जाने वाले करंट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बताओ इस पॉइंट बी पर कौन कौन सा करंट आ रहा है, ये I1 आ रहा है और यहाँ से कौन से दो करंट जा रहे हैं, I3 और IG। तो आने वाली विद्युत धारा जाने वाले विद्युत धारा के बराबर होता है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के हिसाब से। तो अपन फर्स्ट लॉ सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट बी पर लगा रहे हैं या जंक्शन बी भी बोल सकते हो। तो इस पॉइंट बी पर आने वाला करंट कौन है, I1 और इससे जाने वाले करंट कौन है, I3 और IG। भाई ये देखो ना, पॉइंट बी की तरफ ये करंट आ रहा है और पॉइंट बी से ये दोनों करंट क्या है, दूर जा रहे हैं। तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, I3 प्लस IG के। अब अगर हमको क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यानी सिद्धांत क्या करना चाहिए। तो अब ये तो पता ही होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यानी कि इसका जो सिद्धांत है प्रिंसिपल वो हर जगह नहीं लगता, मतलब किसी भी चीज़ के लिए नहीं लग जाता। उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होता है और वो ये है कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या हो, बैलेंस स्टेट में हो, तब इसका क्या करते हैं, ये कंडीशन अप्लाई होगा, मतलब जो सिद्धांत है तभी आएगा। तो वो बैलेंस स्टेट क्या है, गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट क्या हो, 0। तो एट बैलेंस स्टेट में यानी कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो, बैलेंस स्टेट में, ये लिखना है व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस स्टेट। ठीक है ना, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में हो, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें से गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, 0। तो उस केस में I1 जो है वो किसके बराबर होगा, I3। भाई जब यहाँ से करंट नहीं जा रही होगी तो यहाँ से जितनी करंट आई है जब इसमें से नहीं जाएगा तो वो पूरा करंट कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो इसका मतलब I1 और I3 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो ऐसे किरचॉफ का ये आप इसको पॉइंट फर्स्ट मान लो चाहे तो, या इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यही किरचॉफ का सेकंड लॉ हमें क्या करना है, किस पे लगाना है, पॉइंट डी पे लगाना है। किस पे लगाना है, पॉइंट डी पे लगाना है। ठीक है ना। एक बार हमने फर्स्ट लॉ को किस पे लगाया, पॉइंट बी पे लगाया। तो गैल्वेनोमीटर जब ये बैलेंस स्टेट में, तो गैल्वेनोमीटर से जाने वाली इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, 0। तो उस केस में I1 I3 के बराबर आ जाएगा। इसको अपन ने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन।
अब किरचॉफ का अपने को फर्स्ट लॉ जो है वो कहाँ लगाना है, पॉइंट डी पर लगाना है। तो पॉइंट डी पर टोटल कितने करंट आ रहे हैं, देखो I2 और IG। तो आने वाली धारा जाने के क्या होगी, बराबर। तो I2 प्लस IG किसके बराबर होगा, I4 के। क्लियर। और यहाँ पे भी वही करना है कि जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो, बैलेंस स्टेट में हो, तो बैलेंस स्टेट में गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो इस कंडीशन में I2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, I4 के। जिसको अपन मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत, और इसमें से बैलेंस स्टेट में इसमें से तो करंट आ ही नहीं रहा है, तो यानी जितना इधर से I2 आ रहा है वही करंट इधर से I4 जा रहा है। क्लियर हो गया। ये था अपन का किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, हमने अप्लाई किया कहाँ, पॉइंट बी और पॉइंट डी पर। यहाँ तक कोई डाउट। अब क्या करना है अपने को, किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। कौन सा, किरचॉफ का सेकंड लॉ अपने को अप्लाई करना है। ये फर्स्ट लॉ हमने अप्लाई कर लिया कहाँ पे, जंक्शन पर, पॉइंट बी और पॉइंट डी पर। अब अपने को किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, ठीक है ना, किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो अब ये बताओ, ये तो पता ही होगा ना कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो किससे रिलेटेड है, वो पोटेंशियल से रिलेटेड है, विभव से रिलेटेड। अब कहाँ पे अप्लाई होता है, क्लोज सर्किट में। यानी अपने को इस पूरे अरेंजमेंट में हमें क्या करना है, क्लोज सर्किट लेना है और उसमें अपने को किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम कौन सा ले लेते हैं, सबसे पहले कौन सा सर्किट ले लेते हैं, क्लोज सर्किट ABDA। ये क्लोज सर्किट में पहले पकड़ रहा हूँ, ABDA, ठीक है ना। तो ABDA ये वाला, ठीक। अब इसमें सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो ये बताओ, इसमें केवल रेजिस्टेंस लगा, बैटरी वैटरी तो लगा नहीं है, यानी सीधा रेजिस्टेंस वाला नियम को ध्यान में रखना है और किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी एक क्लोज सर्किट में अपना एक साइकिल पूरा कंप्लीट करते हैं, तो हमारे रास्ते में पड़ने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, यानी जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं, उनका जो पोटेंशियल का जो समेशन होता है, यानी कि जो एल्जेब्रिक समेशन यानी बीजगणित योग होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले ऐसे जा रहे हैं, ए से बी, बी से डी, फिर डी से ए आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा, तो रास्ते में क्या पड़ रहा है, अपना रेजिस्टेंस भी पड़ रहा है, प्रतिरोध, और उसमें से जाने वाली धारा I1 है। तो हम करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो जब अपन करंट के ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो वहां अपन को जो पोटेंशियल लेना होता है रेजिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध का जो विभव लेना होता है, वो कैसा लेना होता है, निगेटिव। जब करंट के डायरेक्शन में जा रहे होते हैं किसी रेजिस्टेंस से, तो उसका पोटेंशियल हमको किसमें लेना होता है, निगेटिव। तो अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल होता है ओम के नियम से IR। तो इसमें से करंट होने वाला पास कितना करंट जा रहा है, I1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, P। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -I1P। कोई दिक्कत, ठीक है, समझ गए, ये हो गया। अब यहाँ से फिर अपन कहाँ जाएंगे, B से D में जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, B से D में। तो B से D की ओर जाने में देखो आप कहाँ जा रहे हो, करंट के ही डायरेक्शन में। मतलब गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल यानी जो विभव होगा, उसको भी अपन को किस में लेना, माइनस में लेना पड़ेगा। तो इसमें से पास होने वाला करंट जो है वो क्या है, IG। और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से। कोई डाउट, ठीक है ना। अब D से A में जाओगे, तो D से A में जाने पर ये जो रेजिस्टेंस R से आप जा रहे हो, तो एक्चुअली में D से A आपका डायरेक्शन D से A की तरफ है, लेकिन इस रेजिस्टेंस में R में करंट का डायरेक्शन जो है वो A से D की तरफ है, अपोजिट। तो जब आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो वहां पे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल किस में लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है। यहाँ पे अपन को प्लस में लेना पड़ेगा, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसमें करंट कौन जा रहा है, I2, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, I2R। क्लियर हो गया। और इसको हमें क्या करना है, इसका पूरा एल्जेब्रिक समेशन किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर। क्योंकि क्लोज सर्किट में जितने भी पोटेंशियल होते हैं उनका एल्जेब्रिक समेशन विभव का बीजगणित योग क्या होता है, जीरो। समझ में आ गया। अब फिर हमने क्या बोला था कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो कहाँ पे लगता है, बैलेंस स्टेट में। व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस स्टेट में हो। अब बैलेंस स्टेट किसको बोलते हैं, जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास ना हो रहा हो। इसका मतलब बैलेंस स्टेट में IG को जीरो करोगे, ये वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो खाली बचेगा क्या, -I1P प्लस I2R बचेगा, बराबर जीरो। अब एक काम करो, इस I1 को क्या करो, -I1P को उधर भेज दो, या इसको उधर भेज लो, किसी को भी उधर भेज लो, तो दोनों का क्या हो जाएगा, जैसे देखो मान लो ये किया -I1P, ठीक है ना, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -I2R। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, I1P बराबर माइनस मतलब I2R। या फिर आप लिख लो I2R इधर लिखो, और इसको क्या करो, ये माइनस में उधर जाएगा तो कहीं में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा I1P। कोई दिक्कत, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। इसको अपन मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, अब किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है अपन दूसरे क्लोज सर्किट में लगाते हैं, वो क्लोज सर्किट है क्या, BCD, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसमें A से B, फिर B से D, फिर D से A में आए हो तो इसी डायरेक्शन में रहो, और इसमें जब जाएंगे तो B से C, फिर C से D, फिर D से B में जाओ। ऐसा नहीं, इसमें अगर ऐसे जा रहे हो तो इसमें आप उल्टा भी आ सकते हो।
बस आपको रूल ध्यान रखना है और रूल अप्लाई करना है, वो अपने रूल के हिसाब से वो अपना आंसर जो है लास्ट में वो अरेंज करके ला ही देगा, ठीक है ना। बस रूल को नहीं भूलना है, बाकी आप जरूर ये नहीं रट के रखना है कि इसमें किस डायरेक्शन में चलना है, इसमें किस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपका मन हो उस डायरेक्शन में आप रोटेट हो जाओ, घूम जाओ, और जो नियम है उस नियम को ध्यान में रखते हुए उस नियम को अप्लाई करो, वो अपने आप अपना आंसर क्या कर लेगा, अरेंज कर लेगा, ठीक है ना। तो अब दूसरा अपन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या ले लेते हैं, BCDB, क्या ले लेते हैं, BCDB, ये ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, B से C, फिर C से D, फिर D से B, या चाहो तो जैसे मैं मान लो अगर यहाँ से आप ऐसे गए हो तो मान लो मैं इसमें ऐसे चला जाता हूँ, ठीक है ना। मतलब मैं पहले C से B की तरफ जा रहा हूँ, फिर B से D की तरफ जा रहा हूँ, फिर D से C की तरफ जा रहा हूँ। चलो उल्टा चल देता हूँ, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखो जब मैं C से B की तरफ जाऊँगा तो C से B की तरफ जाने में इधर देखो कौन सा रजिस्टेंस जो है वो Q है, और इसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो मेरे मोशन के अपोजिट है, मैं करंट के अपोजिट है, तो इसका रेजिस्टेंस हमें किस में लेना पड़ेगा, मतलब इसका पोटेंशियल हमें किस में लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा। बोला ना, रूल ध्यान रखना है, बस हो गया, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल आप क्या लिखोगे, इसमें करंट कितना पास हो रहा है, I3, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, Q, तो I3 इंटू Q, ये हो गया इसका पोटेंशियल। अब C से B की तरफ है, अब B से D की तरफ आ रहे हैं, तो B से D की तरफ कौन फंस रहा है, गैल्वेनोमीटर। तो B से D की तरफ जाने में आप करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर का यहाँ रेजिस्टेंस आपको किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस IG इंटू G, क्लियर। फिर आप D से C की तरफ जाओगे, तो D से C की तरफ जाने पे आप करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हो इस रेजिस्टेंस से, तो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल यानी विभव हमको किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल माइनस में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल यानी विभव किस में लेना पड़ता है, प्लस में। यहाँ पे अपन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए इसका पोटेंशियल हमको किस में लेना पड़ेगा, माइनस में, तो इसका आएगा क्या, माइनस I4 इंटू S, भाई इसका रेजिस्टेंस यस है और इसमें करंट I4 जा रहा है। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता है, क्लोज सर्किट में अपना सर्किट कंप्लीट करने पर जो पोटेंशियल होता है उनका अलजेब्रिक समेशन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्लियर हो गया, कोई डाउट। BCDB में ये अप्लाई किए थे, BCDB में, ठीक है। तो ये हो गया। अब वही चीज करना है अपने को, क्या, बैलेंस स्टेट, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, यानी व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कब काम करेगा, जब ये ब्रिज क्या हो, बैलेंस स्टेट में हो, तो यानी कि यहाँ पे क्या कर देना है, 0। बैलेंस स्टेट में गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट क्या होता है, 0, तो वो क्या हो जाएगा, 0। तब बचा अपने पास क्या, I3Q माइनस I4S, ठीक है ना। अब चाहे तो आप माइनस I4S को क्या कर दो, उधर भेज लो, I3Q माइनस I4S बराबर 0। अब ये माइनस में इसको उधर भेज लो, ये हो जाएगा I3Q बराबर I4S। इसको आप मान लो अपना क्या, फोर्थ इक्वेशन। कोई दिक्कत आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का अपन ने जो ये 3 इक्वेशन निकाला, अब जरा याद करो अपने को क्या प्रिंसिपल क्या है, P/Q = R/S, कंजुगेट साइड यानी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर लाना है, यानी रेशियो लाना है ना, प्रतिरोधों का अनुपात। हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में, देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में, क्लियर हो गया, ठीक है ना। यानी हमको क्या करना है, इनका रेशियो क्या करना है अपने को, बराबर, मतलब इनका, अब मतलब थर्ड से फोर्थ को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, थर्ड से थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अपन क्या कर देते हैं, थर्ड से 4 को क्या कर देते हैं, डिवाइड करा देते हैं, ठीक है ना। तो अपना थर्ड इक्वेशन क्या लिखा है, ये I1 उधर चला गया, चलिए इसको ऐसे लिख लेता हूँ, I1P बराबर I2R, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे आप कहीं भी लिख लो, ये I2R। अब इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, इससे, फोर्थ से, तो ये I3Q = I4S, ये लिख दिया, ठीक है। मतलब थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, डिवाइड करा दिया। अब यहाँ देखो, ये जो अपने पास आया है इक्वेशन, यानी ये जो बराबर आया है, तो इसमें ये देखो हमने पहले प्रूफ कर चुका था कि I1 I3 के बराबर है, I1 I3 के बराबर है, और I2 I4 के बराबर है। तो चाहे तो आप I3 की जगह I1 लिख लो और I4 की जगह I2 लिख लो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि I3 I1 के बराबर है, I4 I2 के बराबर है। तो इसी को अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो I1 किसके बराबर है, I3 के, और I2 किसके बराबर है, I4 के। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I1P, I3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, I1, ऐसे ही वो I2R, और I4 की जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, I2। तो अब ये देखो I1 से I1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और I2 से I2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास लास्ट क्या बचा, P/Q = R/S। यही तो अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस स्टेट में हो तो उसके कंजुगेट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, या कंजुगेट साइड का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जब क्या हो, बैलेंस स्टेट में हो, संतुलित अवस्था में हो, तो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, या संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध जो होते हैं वो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना, समझ में आया, कोई डाउट। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है, कॉन्सेप्ट है।
अब इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हमको इसमें क्या रहेगा, 3 रेजिस्टेंस पता रहेंगे और चौथा रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना रहेगा। तो जैसे मान लो कि ये जो R है, मान लो इसका पता करना है, I1 I3 और IS का मान लो हमको पहले से पता है, सॉरी मतलब P Q और S रेजिस्टेंस का मान हमको पहले से पता है और R का फाइंड करना है। तो यहाँ से आप R का वैल्यू कैसे निकालोगे, इस यस को इधर भेज दो, P/Q मल्टीप्लाई यस, इन तीनों की वैल्यू रख के और अपन ये चौथे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन में चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इसको अच्छे से क्या करो, प्रैक्टिस करो और रिवीजन अच्छे से करते रहिए। क्लियर हो गया, ठीक है।